तो कूलम्ब्स लॉ को हम ऐसे लिख रहे हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा गणित में आगे बढ़ेंगे हम तो आपको लगेगा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर दिया, इतना सुंदर सा यहाँ छोटा सा था। लेकिन आप ये भी सोचिएगा कि इस कोर्स में मैंने शुरू में ही अपने जो एम्स तय किए हैं उसमें ये भी मैंने एम तय किया है कि आपको फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स का भी अभ्यास कराएं, गणित का भी अभ्यास कराएं। तो थोड़ा अभ्यास करिए वेक्टर्स का, इसका उसका। ये है हमारा कूलम्ब्स लॉ। और ये कूलम्ब्स लॉ तो है, लेकिन इसके साथ में एक दूसरी बड़ी प्यारी सी चीज़ है कि ये कूलम्ब्स लॉ में थोड़ी प्रॉब्लम है। और किसको प्रॉब्लम है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रॉब्लम है। आप में से बहुत लोगों ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी होगी किताबों में, अपने कोर्सेज में। मैंने जो ऑनलाइन कोर्स दे रखे हैं उसके अंदर में पढ़ी होंगी। और आप जानते होंगे उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है उससे ज़्यादा तेज़ी से नहीं भेज सकते हैं। तो इसको हम अभी इस्तेमाल करने वाले हैं। कोई भी मटेरियल पार्टिकल सी वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से नहीं चला सकते हैं। किसी भी प्रकार का यहाँ कुछ हुआ डिस्टर्बेंस, उसकी सूचना किसी दूसरी जगह अगर पहुँचनी है तो वो सी से ज़्यादा स्पीड से नहीं पहुँच सकती है। इसको हम लोग अभी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप फर्ज कीजिए आपके पास दो पार्टिकल्स हैं Q1 और Q2, और ये जो दो पार्टिकल्स हैं ये बहुत हाइपोथेटिकल कंडीशन है, लेकिन मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ। फर्ज कीजिए कि इसके बीच की जो दूरी है वो 1 लाइट ईयर है। 1 लाइट ईयर के इसके बीच की दूरी है, और इसके आधार के ऊपर इस पर कुछ फोर्स है, उस पर कुछ फोर्स है। तो इस पर कुछ फोर्स है जो कि F, जिसका मैग्नीट्यूड है Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, मान ले इस साइड में। और इस पर भी उतना ही फोर्स है, सेम फोर्स है Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इस तरफ को। ठीक, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों फोर्सेस बराबर हैं मैग्नीट्यूड के अंदर में, अपोजिट है डायरेक्शन के अंदर में। न्यूटन्स थर्ड लॉ का पालन हो रहा है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन से संबंधित है। लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है वो न्यूटन के थर्ड लॉ से आता है, ऐसा आप कह सकते हैं। दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पर ठीक ठाक, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी यहाँ पर ठीक ठाक, सब कुछ बढ़िया। अब फर्ज कीजिए कि आज की तारीख में हमने इस सिचुएशन को गड़बड़ किया, इस सिचुएशन को बदला। और आज की तारीख में कोई एक तारीख आप पिक कर लीजिए, मान लीजिए इट इज लेट्स से 1 मई 2050। फर्ज करो कि 1 मई 2050 का ये सिचुएशन डिस्क्राइब्ड है। और इस दिन हमने क्या किया, इस Q2 को थोड़ा खिसका दिया। इस Q2 को यहां से हमने थोड़ा खिसका करके इसको यहां ले आए। इस Q2 को हम यहां उठा के ले आए इस तारीख को। और अब जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 1 लाइट ईयर, इसको अगर आप R बोलते हैं तो अब उस R में से अब ये डिस्टेंस डेल्टा R कम हो गया। अभी ये डिस्टेंस 1 लाइट ईयर इतना था यहाँ तक, और अब हमने खिसका दिया उसको, थोड़ा सा खिसकाया, कुछ मीटर्स, केवल कुछ मीटर्स। और कुछ मीटर्स खिसकाने में मुझे केवल को कुछ सेकंड्स लगेंगे। कुछ सेकंड में मैंने इसको यहाँ से खिसका करके यहाँ ले आया। तो ये सारी प्रक्रिया 1 मई 2050 को ही पूरी हो गई। तो अब इस पर फोर्स कितना हो जाना चाहिए? इस पर फोर्स कितना हो जाना चाहिए? तो या इस पर फोर्स कितना हो जाना चाहिए? Q1 पे पहले बात करें, इस पर फोर्स कितना हो जाना चाहिए? अब इस पर फोर्स हो जाना चाहिए, नया फोर्स जो है वो हो जाना चाहिए Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R माइनस डेल्टा R, ये डिस्टेंस हो गया है इसका स्क्वायर, इतना हो जाना चाहिए। कूलम्ब्स लॉ, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस स्क्वायर। अब डिस्टेंस घट के इतना हो गया तो फोर्स बराबर इतना हो गया। लेकिन अगर यहां फोर्स बढ़ गया है
पहले इतना था, अब इतना हो गया है। अगर यहां फोर्स बढ़ गया तो यहां पे यह सूचना पहुंच गई कि Q2 जो है वो खिसक गया है मेरी ओर। फोर्स बढ़ गया यानी डिस्टेंस घट गया, डिस्टेंस घट गया यानी ये Q2 को खिसकाने की प्रक्रिया कर ली गई, ये सूचना यहां पहुंच गई। लेकिन ये सूचना यहां पर 1 मई 2051 के पहले नहीं पहुंच सकती है, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर यहां हमने कुछ किया है तो उसकी खबर यहां तक पहुंचने में समय लगने वाला है। कोई भी इंफॉर्मेशन c से ज्यादा स्पीड से नहीं भेजा जा सकता है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन की ये खिसका दिया गया। और ये 1 लाइट ईयर का अगर यहाँ ये शुरुआती दूरी है तो ये सूचना यहाँ तक पहुँचने में 1 साल तो लगने वाला है, और इसलिए वो वर्स्ट में 2051 के पहले इसको ये खबर नहीं लगने वाली है। तो अगर हम मान लो बात करते हैं जून 2050 की, 1 जून 2050 की बात करते हैं, तो ये फोर्स इतना नहीं है, ये फोर्स जो है वो इतना ही है, यही फोर्स है, क्योंकि वो कम हो गई है दूरी, ये सूचना अभी आई नहीं है। तो क्या हो गया, इस तारीख को डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, r माइनस डेल्टा आर है। इस पर फोर्स कितना है, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर है, r माइनस डेल्टा आर का स्क्वायर नहीं है। तो कूलम्स लॉ साल भर तक काम नहीं करने वाला है। हाँ, साल भर के बाद काम करेगा, जब उसकी सूचना यहाँ पहुँच जाएगी उसके बाद हाँ डिस्टेंस कम हो गई है तो फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, हो जाएगा। तो कूलम्स लॉ के साथ में अगर आप इस तरह से कूलम्स लॉ प्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस r, फोर्स बराबर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ऐसा अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो वो कभी कभी लागू नहीं भी हो सकता है थोड़े समय के लिए। यानी बहुत थोड़े लंबे समय तक अगर कोई परिवर्तन नहीं है, r डिस्टेंस अभी है ऐसा नहीं, थोड़ा पहले से भी r ही डिस्टेंस है, सफिशिएंटली पहले के टाइम से भी वो r ही डिस्टेंस है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वैसा नहीं है, हाल फिलहाल में वहां कोई परिवर्तन हुआ है, तो अभी जो डिस्टेंस है उससे कूलम्स लॉ नहीं बन सकता। ये एक कहते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस, यहां हम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जो सही नहीं है। यहां बैठा बैठा चार्ज इसके ऊपर असर डाल रहा है, यहां बैठा बैठा चार्ज दूर पे असर डाल रहा है, इंस्टेंटली, तुरंत उसी समय एक्शन एट ए डिस्टेंस हो रहा है। इसका एक्शन एक दूसरे दूर के बिंदु पर भी हो रहा है। ये जो हमने कूलम्स लॉ में इनहेरेंट एजम्पशन है, ये सही नहीं है। इसका ये उदाहरण है। तो क्या उसकी रेमेडी है? उसकी रेमेडी है कि Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया ही नहीं था कभी, और Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया ही नहीं था कभी। अब कूलम्स लॉ को थोड़ा अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। फोर्स तो है, मुझे पता है कि फोर्स है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक है और कोई हिलाया डुलाया नहीं है, किसी को चेंजेस वेंजेस नहीं किए हैं, तो वैसी हालत में ये वर्क भी करता है, ये भी हमें पता है। लेकिन अब उसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखिए। हम कहते हैं कि हर एक चार्ज, दूसरा चार्ज रहे या ना रहे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की एंटिटी को क्रिएट करता है, विच इज अ फिजिकल एंटिटी, जिसमें एनर्जी है, जिसमें मोमेंटम है, जिसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। तो हर एक चार्ज जो है वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और अगर चार्ज कहीं रखा हुआ है और स्थिर है तो उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में फैलता है, और बहुत देर तक अगर स्थिर है तो दूर दूर तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। तो एक स्टेप है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और अगर आपने एक चार्ज को रखा हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ है, और अभी तुरंत इस समय रेस्ट में है, इतना ही नहीं, पहले से भी ये रेस्ट में है, तो वैसी हालत में अगर चार्ज यहाँ Q है और यहाँ डिस्टेंस R के ऊपर आप देखते हैं, R डिस्टेंस पे देखते हैं, तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, R की दिशा में, तो यहाँ आप R लगा के यहाँ आप इसको
आर का क्यूब कर सकते हैं, इस आर का क्यूब कर सकते हैं। तो ऐसा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। दूसरा, चार्ज है कि नहीं ऐसे कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने इसको हिला डुला दिया है तो फिर जब तक उसकी सूचना वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तब तक पुराना वाला इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। जब उसकी सूचना पहुँच जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा। तो ये एक स्टेप है। और दूसरा स्टेप है कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हमने एक चार्ज को रख दिया, किसी चार्ज को हमने रख दिया, मान लीजिए इसको आप Q प्राइम कह लीजिए, इसको R प्राइम कह लीजिए, और हमने एक चार्ज दूसरा, ये Q प्राइम है मान लो, इसके कारण से यहाँ पर सब जगह पर फील्ड है, और यहाँ एक दूसरा चार्ज Q ला के रख दिया, तो यहाँ जो फील्ड है वो फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। और वो कितना फोर्स लगाएगा, तो वो उसके लिए बना F बराबर Q इंटू E, ऐसा। तो इस चार्ज का काम है यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस करना, 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 यहाँ फील्ड प्रोड्यूस करना। और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज कहीं पर है तो उस जगह पे जितना फील्ड है, जो इस सूत्र से मिलेगा, उस जगह पे जितना फील्ड है उसको आप यहाँ पुट अप करिए, और वो जो चार्ज आपने रखा है उस फील्ड में उसको यहाँ पुट अप करिए, तब इस पर लगता हुआ फोर्स मिलेगा। तो इससे अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो मेरी सिचुएशन ठीक रहती है। हमने यहाँ पे चार्ज बहुत लंबे समय से रखा हुआ था, तो उसका फील्ड यहाँ पर इतना बन चुका था, उसके कारण से इसके ऊपर फोर्स लगा उस फील्ड के कारण से, और वो इतना बना। अब मैंने खिसका दिया तो ठीक है, खिसका दिया, लेकिन अब यहाँ से जो नया फील्ड बन रहा है वो यहाँ तक नया फील्ड पहुँचने में टाइम लगने वाला है। जब तक नहीं पहुँचा है तब तक पुराना फील्ड है, पुराना फील्ड है तो पुराना रूल है, पुराना रूल है तो पुराना फोर्स है। तो ये मिलाकर के मामला ठीक ठाक है। एक और चीज इसमें देख लें, इसका क्या हो रहा है। ये यहां से चल करके यहां पहुंचा, ये चार्ज स्थिर है, शुरू से स्थिर है, अभी भी स्थिर है, और इसलिए इसका फील्ड जो है वो यहां पे अधिक है और यहां पर कम है पहले से। और इस चार्ज को हमने यहां से उठा के जैसे ही यहां रखा, एक फर्स्ट में 2050 को, इसको पता चल गया कि मैं अब स्ट्रॉन्गर फील्ड में आ गया हूं। ये यहां पर थोड़ा वीकर फील्ड था, यहां थोड़ा स्ट्रॉन्गर फील्ड है, डिस्टेंस कम, इससे डिस्टेंस कम, और ये नहीं हिल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं हिल रहा है। इसलिए इसके कारण से जो फील्ड यहां है सो है, इसके कारण से जो फील्ड यहां है वो है। तो यहां कम फील्ड है, यहां ज्यादा फील्ड है, इसको यहां से उठा के हमने यहां रख दिया। जैसे ही हम रखेंगे इसको पता चलेगा कि हाँ हम स्ट्रॉन्गर फील्ड में हैं, और इस सूत्र के अनुसार यहां फोर्स बढ़ जाएगा। तो इस पर जो फोर्स है F, वो है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस डेल्टा R का स्क्वायर। ऑलरेडी किस पीरियड में, उस एक साल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। जैसे ही आपने इसको यहां से यहां लाया फर्स्ट में 2050 को, इस पर फोर्स जो है वो बढ़ गया, लेकिन इस पर फोर्स एक साल के बाद बढ़ेगा, इस पर फोर्स एक साल के बाद बढ़ेगा, क्योंकि अभी इसका फील्ड यहां नहीं पहुंचा है। इसका फील्ड तो यहां भी है, यहां भी है, और उसमें परिवर्तन है। तो इसलिए उस पूरे एक साल तक न्यूटन के तीसरे नियम का भी पालन होने वाला नहीं है। उस पूरे एक साल तक इस पर फोर्स इतना है और उस पर फोर्स उतना है। फोर्सेस आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ऐसा नहीं है। और न्यूटन थर्ड लॉ में अगर पालन नहीं हो रहा है तो कहीं लीनियर मोमेंटम का भी पंगा हो सकता है। लेकिन फील्ड में अपना मोमेंटम भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अपना मोमेंटम होता है, उसका भी जब हिसाब करेंगे साथ में, तब वो लीनियर मोमेंटम का भी मामला ठीक ठाक रहेगा। तो कूलम्ब्स लॉ को जानने के समय, कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ने के समय में ये भी चीज़ अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि कूलम्ब्स लॉ तभी लागू है जबकि वो चार्जेस न केवल उस इंस्टेंट पर रेस्ट में है, बल्कि उसके भी पहले के समय से रेस्ट। कितना पहले के समय से, वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। वो अगर आपका r डिस्टेंस है तो इसकी सूचना वहाँ पहुँचने में r/c
टाइम लगेगा, उससे पता चलेगा कि कितना पहले से उसको स्थिर होना चाहिए। तो अगर चार्जेस स्थिर हैं, रेस्ट में हैं और ठीक ठाक समय से, सफिशिएंट टाइम से रेस्ट में हैं, तब जो उन पर फोर्सेस लगते हैं वो हम कूलम्स लॉ की सहायता से बता सकते हैं। उसमें जो फील्ड्स पैदा होते हैं वो हम कूलम्स लॉ से, जो फील्ड का ये डेफिनेशन निकल के आ रहा है, इससे हम बता सकते हैं। ऐसे जो फील्ड्स होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं। और शुरुआत में काफ़ी समय तक हम लोग इसी तरह के फील्ड की चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की चर्चा करेंगे। हम मान के चलेंगे कि हमारे चार्जेस जो हैं वो या तो स्थिर हैं और या तो अगर मूव कर रहे हैं तो उसका प्रभाव उतनी दूर तक नहीं है जितनी दूर तक में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड की एक भूमिका है जिस पर हम आगे काफ़ी सारे लेक्चर्स करने वाले हैं।